Hello guys, now this is my next video on the topic of linear algebra. In the last video we discussed about the linear span. We studied the definition of the linear span. So हमने हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें. एक तो देखा था कि linear span of any subset S of a vector space V is a subspace. ठीक है. एक तो हमने शो किया था कि जो ये एल एस होता है वो सब स्पेस होता है. एल एस को हम ऐसे भी लिखते हैं और एक दूसरा नोटेशन भी होता है इसको लिखने का. स्पैन ऑफ एस को आप इस सिंबल में भी लिखते हो. ठीक है. ये दो तरीके होते हैं इसे लिखने के. सो ये काम तो हम कल कर चुके थे. सो अभी इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. सो आगे के लिए आपका काम है, ये तो एल एस की डेफिनेशन है, ये तो मैंने सिर्फ रिकॉल के लिए लिखी है. अब नेक्स्ट क्या है आपका, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. ओके, यहाँ पे एक वर्ड आया है फाइनाइटली, तो ठीक है हम समझते हैं क्या है. वेक्टर स्पेस भी हमें पता है. वर्ड आता है अब जनरेटेड. व्हाट इज जनरेटेड? तो देखिए जो ये हम एल एस की बात करते हैं ना, ये लीनियर स्पैन ऑफ एस होता है या फिर स्पैनिंग सेट ऑफ एस होता है, या फिर इस एल एस को वी कैन कॉल अ जनरेटेड सेट बाय एस. सो व्हेन एल एस is this, when we see that ls is this, so this set can be called that this is generated by s. ठीक है. यानी कि एक वो सेट जो किसी एक पर्टिकुलर सबसेट से जनरेट होता है उसे हम जनरेटेड वर्ड दे देते हैं, दिस इज जनरेटेड बाय दिस वन. सो यहाँ पर भी यही है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. तो अगर मैं बिना ही डेफिनेशन पढ़े आपको बताऊं तो इससे क्या समझ में आता है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस मींस वेक्टर स्पेस एक ऐसे सेट से जनरेट हो जाए जो कि फाइनाइट हो. बस इतना ही है. सो दिस इज द डेफिनेशन. अ वेक्टर स्पेस वी एफ इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड vector space if there exists a finite subset S of V such that every element of V can be generated by the elements of S. That is V is equal to will be same as linear span of S. तो हम उसे कह देते हैं फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस. जैसे कि एक एग्जांपल हमने इसका कल किया था, एक एग्जांपल आज कर रहे हैं. कल हमने इसका, अगर आपको याद हो तो हमने कल इसका ये एग्जांपल किया था. हमने एल एस लिया, हमने वी लिया था आपका ये आर टू प्लेन. ठीक है. सेट लिया था, ये फाइनाइटली है हमें पता है. हमने इसको थोड़ा सा काम करके दिखा दिया था कि ये जो एल एस आ रहा है वो एग्जैक्टली वी आ रहा है. तो इसका मतलब ये वी टू क्या है आपका, वी टू कहूँ या मैं इसे आर टू प्लेन कहूँ एक ही बात है. ये वी टू क्या है आपका, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सेट 1 0 0 1 विच जनरेट्स वी. सेम एग्जाम्पल यहाँ पर है. यहाँ मैंने 3 डायमेंशनल का पिकअप कर लिया है, मतलब R3 पिकअप कर लिया है. सो ये सेट है, मैंने लिया है ये सेट और ये दिखा दिया है कि इस R3 का आर्बिट्री एलिमेंट कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स. दैट्स वाई R3 इज सेम एज LS. ठीक है. सो ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके LS के लिए. अब नेक्स्ट आता है, जैसे अब अगर किसी ने फाइनाइटली जनरेटेड की बात की है तो फिर इनफाइनाइटली जनरेटेड भी एग्जिस्टेंस में होगा कहीं ना कहीं. अब जैसे फाइनाइट की डेफिनेशन थी ऐसे ही इसकी डेफिनेशन है, बस यहाँ पे वर्ड क्या चेंज हो गए. वहाँ पे सेट आपका फाइनाइट था बट यहाँ पे सेट आपका इनफाइनाइट है. तो एक ऐसा वेक्टर स्पेस विच if a vector space cannot be generated by finite number of vectors then it is said to be infinitely generated vector space. मेन तो है कि ठीक है डेफिनेशन तो पढ़ लिए, मेन है इसका एग्जांपल दिखना भी चाहिए ये कि कौन सा ऐसा वेक्टर स्पेस है जो कि इनफाइनाइटली जनरेटेड होता है. सो इफ आई कंसीडर द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स in X over a field R, this is infinitely generated vector space and the generating set is what? Generating set is this one. अगर आप if we take this type of set in which we see 1 x square x to the power n and so on then this generates the whole vector space. But there exists no finite set of vectors which can generate P of R. ये कह रहा, we are saying कि there exists only infinite set which can generate the whole PR, but there does not exist any finite set of vectors which can generate P of R. अब ये क्या दिख रहे हैं और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल. मतलब कि अगर मुझे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए तो मुझे कौन कौन से इस सेट के 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे. एक 1 x स्क्वायर x की क्यूब, बिकॉज वी नो दैट द 3 डिग्री पॉलिनोमियल लुक्स लाइक
the 3 degree element looks like ax cube plus bx square plus cx plus d. अब मैंने d को 1 के साथ इसलिए लिखा है so that कि मैं आपको ये एलिमेंट दिखा सकूं. देखिए, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 x स्क्वायर x की क्यूब वेयर a b c d बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हम रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ वी कैन रिमेंबर दिस कि ये R2 प्लेन, R3 प्लेन, R4 प्लेन, इवन Rn प्लेन, दीज Rn प्लेन मतलब कि Rn वेक्टर स्पेस ओवर R आर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेसेस. बट ये जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है ओवर X, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स वेदर द डिग्री इज नॉट डिफाइंड. We are not saying कि n degree polynomial, n plus 1 degree polynomial, k degree polynomial. If we say that set of all the polynomials in X, then this vector space is infinitely generated vector space, right? So now this is done. The next task is, as in the previous lecture, we have studied about the linear span and we have studied that linear span is a subspace. Now there is another task that LS means linear span of S is a smallest subspace of vector space, right? Vector space containing S. ठीक है. It means LS सबसे छोटा सबस्पेस होता है V का, LS के विच कंटेनिंग S, मतलब कि S को कंटेन करने वाला LS सबसे छोटा सब स्पेस होता है. इस लाइन का मतलब ये है, इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर सब स्पेस से W ऑफ V सच दैट S इज कंटेन्ड इन V, देन LS मस्ट बी कंटेन्ड इन W. This line means this. So I have written here, we know that LS is a subspace of V. Clear? It is sufficient to show that LS is contained in some W where W is any other subspace of V such that S is contained in V. So we need to show that LS is contained in W. This implies that LS will be the smallest subspace of V such that S is contained in LS. ठीक है. सो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमें दो सेट, देखो सब स्पेस तो बात की बात है, पहले तो दोनों सेट ही है ना. सेट को कंटेनमेंट कैसे दिखाते हैं, एक एलिमेंट यहाँ का पिकअप करो, उसको यहाँ पर दिखा दो. सो यहाँ का एक एलिमेंट हम पिकअप कर लेते हैं, सपोज U बिलोंग्स टू LS है. अब क्योंकि ये LS है, LS की डेफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होती है. LS क्या होता है, S जो सेट है उसके कोई भी फाइनाइट सबसेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन होता है. सो मैंने उस कलेक्शन में से एक U पिकअप कर लिया. इसका मतलब इस U की फॉर्मेट कैसी होगी, α1 U1 प्लस α2 U2 प्लस αn UN, वेयर U1 U2 UN आर सम एलिमेंट्स ऑफ योर S. ठीक है. ये फाइनाइट सम है आपका. ठीक है. हम इनफाइनाइट कंसिडर नहीं करते हैं. जहाँ पर आपके स्केलर्स कहाँ से हैं, फील्ड से. ये वेक्टर्स आपके S में से हैं. ठीक है. इफ ui belongs to S, this imply ui belongs to W. It means u1 is in W, u2 is in W, and un is in W. Okay. If u1 is in W, then α1 u1 will be in W because W is a subspace and subspace is always closed with respect to scalar multiplication, right? So α1 u1 is in W, this is in W, and at the last this is in W. So all the elements are in W. That's why their vector addition will be in W. Why? Because W is a subspace, so this is closed with respect to vector addition. This implies this vector belongs to W automatically. So आपने what have you shown that U is in W? So you picked up U from linear span of S and you shown U belongs to W because there is no restriction on your U. So this implies that the whole LS is in W. Now done, that LS is the smallest subspace of V. So this is a very important line, that LS is the smallest subspace of V containing S. You must be remember this line. So इसके लिए जब ये समझ में आ जाता है, then we try to prove that if we somebody can ask in your interview when you go somewhere. So if we take ऐसे suppose phi subset, ठीक है, phi empty set, जिसे हम null set empty set कहते हैं. If your S is phi, then LS is the zero space, this is your question mark.
if S is phi, then why LS is 0? This will imply by these lines easily. ठीक है. Now see how. क्योंकि आई एम नॉट राइटिंग हेयर जस्ट लाइन्स एंड जस्ट स्टेटमेंट्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स हेयर. सो इफ एस इज फाई एंड वी ऑल नो दैट फाई इज द एम्प्टी सेट विच कंटेन इन द every subset. फाई इज कंटेन्ड इन every subset. So इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाई फाई इज कंटेन्ड इन every subset means excuse me, every subset means we are talking about the vector space, so subset means we are talking about the subspace. ठीक है. सो फाई सारे सब स्पेसिस के अंदर कंटेंट है, क्योंकि फाई अगर किसी दूसरे सब स्पेस के अंदर कंटेंट है तो अभी हमने पढ़ा है किसी भी सेट का जो लीनियर स्पैन होता है फिर वो भी उसी के अंदर होता है. इट मीन्स इसका जो लीनियर स्पैन होगा वो भी जरूर डब्ल्यू के अंदर कंटेंट होगा. किसी एक डब्ल्यू के अंदर नहीं, फिर हर डब्ल्यू के अंदर कंटेंट होगा. क्यों? क्योंकि ये जो आपका फाई है वो सारे डब्ल्यू के अंदर कंटेंट है. तो अब आप मुझे बताओगे कि ऐसा कौन सा वेक्टर है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि वेक्टर स्पेस के सारे ही सब स्पेसिस के अंदर हो? थिंक अबाउट इट. कि ऐसा वेक्टर बताइए जो कि वेक्टर स्पेस के सारे सब स्पेसिस के अंदर हो. जीरो. जीरो मीन्स नॉट जीरो, रियल नंबर जीरो नहीं. जीरो मीन्स द जीरो वेक्टर, द बोल्ड जीरो. Identity element is in every W of V, in every subspace of V. So logically LS will be the zero सबस्पेस, जीरो सबस्पेस बोल देते हैं इसको. सो अगर ऐसा आपका फाई है तो आप कह सकते हो कि LS उसका जीरो सबस्पेस बनेगा. ठीक है. ये क्वेश्चन अच्छा है इंटरव्यू बेस्ड के लिए. अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. Show that the set, this one in which I have taken the three vectors, which is a subset of the R3 plane, R3 vector space. Show that this set generates or spans, दोनों सेम वर्ड हैं आपके, generates or spans the entire vector space R3. ठीक है. सो वट वी नीड टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. इफ यू आर एबल टू शो दिस वन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वेक्टर, देन यू कैन से दैट दिस सेट जनरेट्स R3. राइट. I have written here. So we need to show that LS is same as the whole vector space. Picked up XYZ, say any element belongs to R3. If this generates R3, then it must be possible to write this element, this vector, as a linear combination of these three. So A this with B this with this C this, where A B C belongs to R. We need A B C belongs to R, but I think we should not write here because we don't know that there exist. Do these elements A B C exist in R? This is a question mark. ठीक है. सो मैंने इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया सिंपली, जैसे टपल में होता है ये कर दिया. 3 टपल्स को ऐड करना हमें आता है. ठीक है. अब लेफ्ट साइड में भी एक टपल है, राइट साइड में भी एक टपल है. 2 टपल आपके इक्वल कब होते हैं? जब पोजीशन वाइज, कोऑर्डिनेट वाइज इक्वल हो जाते हैं. इट मीन्स A इज X, 2A plus B is Y, 3A plus 2B plus C is equal to your Z. It means A is equals to X, B is equals to this and C is equals to this. Here X is a real number क्योंकि हमने पिकअप ही वो तो R क्यूब से किया था और R क्यूब आपका R के ऊपर वेक्टर स्पेस था. So X is real number, Y is real number, so Y minus 2X is again a real number. This one by the same thing, this is again a real number. It means now A, B, C has been exist R. Since A, B, C exist in R, hence any element X, Y, Z belongs to this vector space has been written in the combination of linear combination of these three vectors. This shown that X, Y, Z belongs to the linear span of S. क्योंकि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है और लीनियर कॉम्बिनेशन कहीं और पहुंचने से पहले तो उस सेट के लीनियर स्पैन में ही पहुंचेगा ना. कहीं और पहुंच रहा है या नहीं ये तो हम बाद में देखेंगे. सो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस. अब एक्स वाई जेड वॉज योर आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ योर वेक्टर स्पेस. इट मीन्स द होल वेक्टर स्पेस इज कंटेन्ड इन एल एस, बट वी ऑल्सो नो दैट एल एस इज
already contained in the whole vector space. So these two sets, set by set theory, these two imply LS is same as the whole vector space. ठीक है. सो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं कि शो करो कि कोई सेट इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, या फिर चेक करो कि जनरेट करता है कि नहीं करता है. तो बस आपको क्या दिखाना होता है कि उस वेक्टर स्पेस के आर्बिट्री एलिमेंट को पिकअप करके उस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो. बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो फील्ड होगी, ये जो स्केलर्स होंगे आपके, उसी फील्ड से आने चाहिए. ठीक है, और कोई फील्ड आपकी नज़र में नहीं है यहाँ पर. So this work is done. Now the next task is, we studied about the linear sum in the previous lecture. So now we show that the linear sum of two subspaces, say W1 and W2, is a subspace generated by the union of W1 and W2. He is saying that the linear sum of two subspaces is a subspace which is generated by the union of W1 and W2. Now that is, the linear sum is generated. This is the sign of generated by W1 union W2. Now to show that, now try to prove it. We know that W1 is contained in W1 plus W2, right? We discussed in the previous lecture. W2 is contained in W1 plus W2. So their union is contained in W1 plus W2, right? And in the previous in the same video previous, we discussed that the linear span of any set, the linear span of any set is the smallest subspace containing the same set. We discussed earlier this. अब now think, if this set is contained in somewhere else, then इसका जो linear span होगा, this must be contained in that subspace. अभी हमने पीछे पढ़ा था. सो आई हैव रिटन हेयर, दिस इम्प्लाई इस सेट का जो लीनियर स्पैन होगा वो इसके अंदर होगा ही आपका. ठीक है, बिकॉज एल एस इज द स्मॉलेस्ट लीनियर स्पैन, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस. तो ये लाइन, दिस पोर्शन इज डन. अब आपको अगर दो सेट में इक्वालिटी दिखानी है तो आप क्या करते हो, ये इसके अंदर कंटेंट है और ये इसके अंदर कंटेंट है. सो वन साइड इज डन, this is contained in this. Now the another remaining side is, this is contained in this spanning set, right? Now we need to show that this is contained in this one. अब this is contained in this one का मतलब है इसका हर एक एलिमेंट यहाँ पहुँच जाना चाहिए. So now pick up an element, say u belongs to W1 plus W2. So अगर कोई u W1 plus W2 में है तो हमें पता है ये सेट दिखता कैसा है, स्मॉल W1 प्लस स्मॉल W2, जहाँ पर आपका स्मॉल W1 कहाँ से होता है, यहाँ से, और आपका स्मॉल W2 कहाँ से होता है, इस वाले सब स्पेस से होता है. ठीक है, अब W1 आपका W1 में भी है, W2 आपका W2 में भी है, तो इसका मतलब ये दोनों ही एलिमेंट इसके यूनियन में है, राइट? इसका मतलब ये, इसको ना देखिए, अगर आप W1 और W2 की तरह ना लेकर के इसे थोड़ी देर S लीजिए, ये S है, ये S है S. मान लो दो एलिमेंट, दो वेक्टर्स हैं जो कि इस सबसेट के अंदर हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इसके लीनियर स्पैन में होगा कि नहीं होगा. जैसे कि लीनियर स्पैन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि लीनियर स्पैन के अंदर क्या होता है, उस सेट के जो वेक्टर्स होते हैं उनके फाइनाइट सबसेट्स का लीनियर सम होता है. ठीक है, अब इसके अंदर तो इसके अंदर अभी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें जो सामने दिख रहा है बस उनसे मतलब है. सो इसका मतलब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इसके स्पैन में होगा. ठीक है, ये स्पैन का सिंबल है. अब लीनियर कॉम्बिनेशन में देखिए, इसको मैं 1 इंटू W1 लिख सकती हूँ, इसको मैं 1 इंटू W2 लिख सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि 1 तो हमेशा वेक्टर्स मतलब 1 डॉट W1 तो आपको W1 देगा ही, क्योंकि वो तो वेक्टर स्पेस की अपनी प्रॉपर्टी है. अब लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है, अल्फा W1 प्लस अल्फा 2 W2, यही तो मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का. इसका मतलब यहाँ पर ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2 क्या है, दोनों 1. अरे 1 भी तो हो सकते हैं ना, फील्ड में 1 तो होता ही है हमेशा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो दिस इम्प्लाई W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन. दिस इम्प्लाई U बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन. हेंस यू हैव शोन दैट आर्बिट्री एलिमेंट of W1 plus W2 belongs to the linear span. This imply that W1 plus W2 is contained in the linear span. So in the next page, W1 plus W2 is contained in the linear span. So now with the previous equation number 1 and equation number 2, this equation number 1 and this equation number 1 and this equation number 2 both imply that W1 plus W2 is same as
दिस वन। सो आई थिंक अभी इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। और ये प्रूविंग करने का बेनिफिट ये होता है कि हमें काम करने के लिए सोचते कैसे हैं, मतलब आगे की तरफ मूव कैसे करते हैं, इसका पता चलता है कि लीनियर अलजेब्रा में हमें एक के बाद एक स्टेप को सोचना कैसे है। इसमें बहुत हेल्प मिलती है अगर इनकी प्रूविंग्स को आप तरीके से करते हो तो सोचने का आइडिया मिल जाता है कि जब कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि उतनी थिंकिंग, उतनी थॉट आपकी डेवलप हो जाती हैं इन प्रूविंग्स को करते करते। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट सम से। डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसिस, अ वेक्टर स्पेस V is said to be the direct sum of two subspaces, say these two subspaces are W1 and W2, if every element V belongs to capital V can be uniquely expressed as, I will explain this word uniquely, expressed as, every element means say pick up arbitrary element, say V belongs to capital V. V is equal to W1 plus W2, where W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2. ठीक है, then the direct sum is denoted by this big plus V इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2। ठीक है, ये कब होगा अब इसे समझ लेते हैं। जब भी इसके हर एक एलिमेंट, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट इन दो के सम में लिखा जा सके, बट यूनिकली का मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज आप किसी V को, यहाँ से आपने W1 से एक एलिमेंट पिकअप कर लिया, W2 से एक एलिमेंट पिकअप कर लिया, उनके सम में आपने लिख दिया, लेकिन कोई और जो दूसरा स्टूडेंट बैठा है वो ये कह रहा है नहीं इस W1 की जगह पर अगर मैं ये दूसरा वाला W1 लेता हूं तो भी इन दोनों का सम V ही आ रहा है। ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर पूरी क्लास अटेम्प्ट कर रही है तो पूरी क्लास को सेम W1 और सेम W2 मिलना चाहिए, अलग अलग चॉइस नहीं मिलनी चाहिए। इसे कहते हैं यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, नाउ ठीक है, अभी आपने इट मीन्स अभी आपने दो सम पढ़ लिए हैं, एक तो अभी पीछे लीनियर सम पढ़ा था लास्ट में, और अभी पढ़ लिया आप दूसरा डायरेक्ट सम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीनियर सम एंड द डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ठीक है, द मेन डिफरेंस इज देयर यूनिकनेस। द यूनिकली वर्ड इज नॉट देयर इन द लीनियर सम, बट द यूनिक वर्ड इज हेयर इन द डायरेक्ट सम। नाउ हेयर इज द एग्जाम्पल टू क्लियर द थिंग्स। कंसिडर अ वेक्टर स्पेस R3 प्लेन, इसमें हमने एक सब स्पेस कंसिडर किया है XY, 0। ठीक है, ये एक सब स्पेस है जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट है जिसमें थर्ड वन इज ऑलवेज 0 एंड दीज आर टू वेरिंग। W2 इज अ सब स्पेस जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑलवेज 0 एंड थर्ड वन इज वेरिंग इन R। आर टू सब स्पेसिस ऑफ R3, देन एनी वेक्टर XYZ बिलोंग्स टू R3 कैन बी यूनिकली रिटन एज दीज टू सम्स। हमें पता है, इसलिए पता है क्योंकि इन दोनों का सेटअप भी ऐसा है कि जब यहाँ दोनों एंट्री है तो इस वाले में तो आपको रखनी ही नहीं है कोई भी एंट्री, यानी कि जब भी कभी आप ABC पिकअप करोगे, यहाँ से कोई भी ABC पिकअप करोगे तो यहाँ पर आपको AB ही रखना पड़ेगा सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपको C ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द यूनिक वे टू राइट XYZ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ W1 का एलिमेंट एंड W2 का कोई भी एलिमेंट। ठीक है, सो हेयर V मतलब कि R3 इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 बिकॉज देयर इज नो अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ XYZ। बट वी हैव द काउंटर एग्जाम्पल हेयर। दिस वन इज ऑल्सो the another example. If we take W1 is XY0 and W2 is the set of these type of elements, these are the subspaces of R3, then any vector XYZ belongs to R can be written as, XYZ को आप कैसे लिख सकते हो? See, this X is varying in R, this Y is varying in R, this X is varying in R, Y is varying in R. So can I write at the first place x/2 and x/2 because we know that the sum of half is 1. सो जब इसको आप जोड़ोगे तो x आ जाएगा। अब देखिए क्योंकि इसकी सेकंड पोजीशन एम्प्टी है तो फिर मुझे यहाँ पर तो y ही रखना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब क्योंकि इसका थर्ड प्लेस एम्प्टी है तो इसका मतलब यहाँ के थर्ड प्लेस पे मुझे z ही रखना पड़ेगा, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। यानी कि यहाँ के लिए चीज़ें वेरी हो सकती है लेकिन ये दोनों तो फिक्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट तो एक वेक्टर तो ये हो गया और एक कॉम्बिनेशन तो इन दोनों वेक्टर्स का हो गया। एक कॉम्बिनेशन यहाँ आते हैं, अगर मैं इसको x/4 कर दूँ, इसको 3x/4 कर दूँ तो भी तो इन दोनों वेक्टर्स का सम XYZ ही आ रहा है। इसी तरीके से और भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे।
ठीक है, लेकिन आगे तक जाने की जरूरत नहीं है, बस एक के बाद दूसरा दिख जाना चाहिए आपको। जैसे ही आपको एक के बाद तीसरी क्लास के दूसरे बच्चे को दूसरा कॉम्बिनेशन दिखेगा, देन यू कैन आंसर हियर दैट R3, this R3 is not the direct sum of W1 and W2 because an element can be written in these two ways। ठीक है, और ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है कि आप हर एक एलिमेंट के एक से ज्यादा वेज देखने पड़े। कोई भी एक भी सिंगल एलिमेंट भी आपको ऐसा वेक्टर स्पेस में दिख गया ना जिसके एक से ज्यादा टाइप के कॉम्बिनेशंस बन पा रहे हैं, देन यू कैन आंसर कि नहीं, यहाँ पर जो ये वेक्टर स्पेस है वो इन दोनों सब स्पेसिस का डायरेक्ट सम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, दिस implies in this case the elements of R3 are not uniquely expressed as the sum of elements of W1 and W2, so R3 is not the direct sum but R3 is the linear sum of the subspaces। ठीक है, लीनियर सम कैसे है, क्योंकि आपने अपने XYZ पर चॉइस नहीं लगाई थी। ठीक है, फॉर्चुनेटली आपने अपने XYZ पर चॉइस नहीं लगाई थी, आपने तो बस दिखा दिया XYZ को इनके कॉम्बिनेशन में लिख दो इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो R3 है आपका वो W1 और W2 का लीनियर सम है, क्योंकि आप उसके हर एक एलिमेंट को इस तरीके से लिख सकते हो। एक एलिमेंट यहाँ से पिकअप करो इस फॉर्म का, एक एलिमेंट यहाँ से इस वाले सेट से पिकअप करो इस वाली फॉर्म का, तो बस इसमें x को वेरी कराते चले जाओ और अपने XYZ निकालते चले जाओ। सो यहाँ पर जो R3 है वो W1 और W2 का लीनियर सम है, नॉट द डायरेक्ट सम। ये डिफरेंस है आपका डायरेक्ट सम और लीनियर सम में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, ये अभी आगे जो हम अभी डायरेक्ट सम से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे, उसके लिए ये काम आएगा, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन बता रही हूँ। डिसजॉइंट सब स्पेसेस, सपोज V बी अ वेक्टर स्पेस एंड देन टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ V आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज द जीरो सब स्पेस। ठीक है, इजी टू रिमेंबर, डिसजॉइंट सेट्स जिनका इंटरसेक्शन जीरो सब स्पेस हो। जीरो सब स्पेस मतलब ये जीरो वेक्टर है, आपके वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर स्पेस, मतलब जीरो वेक्टर मींस एडिटिव आइडेंटिटी को ही हम यहाँ पर जीरो वेक्टर कॉल करते हैं। सो अगर ऐसा फॉर्म होता है तब आप कहोगे कि दोनों सब स्पेसेस आपके कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी हमने इस पेज पर ये दो सब स्पेसेस लिए थे कोई, ये दोनों सब स्पेसेस, कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन कितना है। देखो जीरो स्पेस है कि नहीं है, देख लो, क्योंकि अगर आपने कोई और एलिमेंट लिया तो वो एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन आपको पता है जो एलिमेंट यहाँ है उसका थर्ड प्लेस खाली है, जो एलिमेंट यहाँ है उनके आगे के दोनों प्लेसेस जीरो हैं, तो इसका मतलब तो फिर जीरो ही वेक्टर बचा बस एक। सो इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा आपका, इसका इंटरसेक्शन बनेगा आपका W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू जीरो सब स्पेस। ठीक है, सो इंटरसेक्शन देखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो ये है आपका आज का काम। अभी तो काफ़ी आगे आ गए हैं हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, उसके बाद लीनियर स्पैन भी पढ़ लिया है, ये भी देख लिया है कि लीनियर स्पैन आपका एक सब स्पेस होता है, और आज तो ये भी देख लिया कि जो लीनियर स्पैन होता है वो एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है कंटेनिंग S। ये बात ज़रूर याद रखनी है कि लीनियर स्पैन के अंदर S कंटेंड होता है और वो लीनियर स्पैन आपका एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है। अब आज नया क्या पढ़ा, क्योंकि लीनियर स्पैन तो कल के लेक्चर का कंटिन्यूएशन था, आज नया पढ़ा है आपने डायरेक्ट सम, जो कि लीनियर सम से डिफरेंट है। अब कल क्या करेंगे, डायरेक्ट सम से रिलेटेड हम थ्योरम करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सम पर बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस और इवन वो जो थ्योरम मैं कराऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो पूछी जाती है एग्जाम्स में, जनरली बहुत काम आ जाती है। सो अभी नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट कीजिए, अभी पहले यहाँ तक का एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, देन वी विल सी एंड आई विल रिफ्रेश माई वीडियोज़ एंड आई विल एडिट एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट योर सजेशंस, क्योंकि हमेशा सजेशन ही एक तरीका है जिससे आप अपने को सुधार सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। देन तब तक के लिए हैव अ गुड डे।